नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर में। जहां दोस्तों ये वीडियो लाया है आपके साथ क्रिया की परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित, और हिंदी व्याकरण से संबंधित अन्य वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दी गई हैं। वहां से आप देख सकते हैं। जो भी वीडियो व्यूअर्स नए हैं हमारे इस चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ लेकर के चलते हैं। आपको बताते हैं कि क्रिया क्या होती है। क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। इसका रूप लिंग, वचन, पुरुष के कारण से बदलते हैं। जैसे क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है और बताती है कि क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, कि भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होने वाला है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया के सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है, जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना। क्रिया के कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, देख लीजिए। राम खेल रहा है, तो यहाँ पे खेलना एक क्रिया है। मीना नाच रही है, तो यहाँ पे नाचना जो है क्रिया है। अली किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ना जो है क्रिया है। बाजार में बम फट गया है, तो बम का फटना एक क्रिया है। बच्चा पलंग से गिर गया है, तो यहाँ पे पलंग से गिरना, बच्चे का पलंग से गिरना ही क्रिया है। तो क्रिया के लास्ट में ना अवश्य रूप से लगा रहता है। जैसे हम धातु के बारे में कुछ बता देते हैं और धातु में हम कैसे ना लगा करके उसकी क्रिया बनाते हैं, इसके भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जिस मूल रूप से क्रिया का बनाया जाता है, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। जैसे बोल, तो बोल में अगर हम ना लगा देंगे बोलना, तो बोलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। पढ़, पढ़ में ना लगा देंगे पढ़ना। घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो आदि ये क्या है, धातु हैं। तो धातु के कुछ भेद होते हैं, उस भेद के बारे में हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे आपसे। पहला देख लीजिए, मूल धातु है। दूसरा सामान्य धातु है। तीसरा व्युत्पन्न धातु। चौथा और लास्ट धातु है यौगिक धातु है। तो हम एक पहले नंबर पे मूल धातु के बारे में देख लेते हैं कि मूल धातु किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, रो आदि। तो ये देखिए स्वतंत्र हैं, किसी पर आधारित नहीं है। इसी तरीके से सामान्य धातु है। धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सो ना, सो में ना लग गया, रो ना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, गाना, हंसना, देखना, जाना इत्यादि। तो हम अब बताते हैं तीसरे नंबर पे जो हमारी धातु है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, रखवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना,
खिलवाना, धुलवाना आदि। इसमें वा ना लग करके बनाया जाता है ये व्युत्पन्न धातु। उसके बाद लास्ट और चौथे नंबर की जो धातु है यौगिक धातु है। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती है आदि। तो इस तरीके से इसमें प्रत्यय को जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है। अब हम क्रिया के कुछ भेद हैं उसको देख लेते हैं। और क्रिया के भेद बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं इनके। ये दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो हम अकर्मक क्रिया के बारे में पहले जान लेते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देते उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे कर्म आपको दिखाई दे रहा है, नहीं कर्म दिख रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। जैसे कुछ उस उदाहरण है उसमें आप देख लीजिए तो समझ में आएगा कर्म क्या होता है, कर्म के बारे में हम क्या जिक्र कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे उदाहरण है हमारा, वह चढ़ता है। तो वह कहाँ चढ़ रहा है? सीढ़ी पे चढ़ रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, लिफ्ट पे चढ़ रहा है, झूले पे चढ़ रहा है, कहाँ चढ़ रहा है ये पता नहीं हमको। वे हंसते हैं। अब वे हंसते हैं तो कौन हंस रहे हैं इसमें कुछ पता नहीं है हमको। नीता खा रही है, नीता खा रही है लेकिन क्या खा रही है पता नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। तो अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे जो हमारी है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म के साथ या कर्म सहित, यानी कर्म उसमें जुड़ा हो, कर्म लगा हो। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं थी। जैसे वह चटाई चढ़ता है, तो वह चढ़ाई चढ़ता है तो इसमें पता चल रहा है कि चढ़ाई पे चढ़ रहा है। मैं खुशी से हंसता हूँ तो मैं कैसे हंसता हूँ? खुशी से हंसता हूँ। नीता खाना खा रही है तो नीता क्या खा रही है? खाना खा रही है। बच्चे जोरों से रो रहे हैं तो बच्चे कैसे रो रहे हैं? जोर से रो रहे हैं। श्याम चोट से रोता है तो श्याम किस लिए रो रहा है? श्याम को चोट लग गई है इसलिए रो रहा है, इसलिए इसमें देखिए कर्म है। तो अब हम सकर्मक क्रिया के कुछ भेद हैं वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसमें 3 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और तीसरा और लास्ट है हमारा अपूर्ण क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के जो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया, इन तीनों क्रियाओं के भेदों को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो हम चले पहले नंबर पे एक कर्मक क्रिया जिसे हम पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि वह रोटी ही खा रहा है, एक ही चीज़ है कन्फर्म यहाँ पे। श्याम टीवी देख रहा है, तो यहाँ श्याम केवल एक ही चीज़ को देख रहा है, वो टीवी है। नौकर झाड़ू लगा रहा है, तो नौकर यहाँ पे झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, सिर्फ यहाँ कन्फर्मेशन है कि वो क्या कर रहा है? झाड़ू लगाने का ही काम कर रहा है। दूसरा है हमारा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक का अर्थ होता है
दो कर्म वाला या दो कर्म सहित, यानी जिस क्रिया के साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। निर्जीव उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया से तात्पर्य है कि इसमें दो कर्म वाला या दो कर्म सहित क्रिया होती है। पहला प्राणीवाचक, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, तो यहाँ पे देखिए सोहन सजीव है और प्रणाम करना क्या है, निर्जीव है। इसी तरीके से नर्स रोगी को दवा पिलाती है, तो नर्स जो है रोगी को दवा पिलाती है, तो नर्स जो है यहाँ सजीव और दवा क्या है, निर्जीव है। इसी तरीके से श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है। श्याम और उसका भाई दोनों क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो टीवी यहाँ निर्जीव है और श्याम का भाई सजीव है। नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है, नौकर सजीव है, फिनाइल निर्जीव है। तो इस तरीके से इसमें दो कर्म होते हैं। चलिए हम तीसरे नंबर पे देख लेते हैं अपना अपूर्ण क्रिया। जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती है। इसके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी क्या थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपति थे। इसमें राष्ट्रपिता लिखने से स्पष्टता आ गई, लेकिन जब हम महात्मा गांधी थे लिखे थे तो इसमें स्पष्टता नहीं थी, तो राष्ट्रपिता थे, तो इसे समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्रिया के, अपूर्ण क्रिया के कुछ भेद भी हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। यह दो तरीके के होते हैं। पहला है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो पहले हम देख लेते हैं कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है। कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती है, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीमार रहा, तो यहाँ पे देखिए वह था बीमार रहा, वह रहा क्या रहा, बीमार रहा, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया थी। अब हम आपसे बात करेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया की। कभी कभी कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता है, इसमें भी संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने उसे महान बनाया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनके संरचना और इनके प्रयोगों के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपके हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तो 4 इसमें हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे कुल 11 हैं इनके भेद। पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंतक क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया, विधि क्रिया। तो ये क्रिया के उनके प्रयोगों के आधार पे भेद हैं। ये 11 भेद हैं, सबको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो चलिए हम पहले नंबर पे सामान्य क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस क्रिया के रूप से कल विशेष का मतलब काल विशेष का पता न हो और उसके पीछे न लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना,
तो इसमें पता चल रहा है कि यही क्रिया है, रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदो, पढ़ा, नहाना, चलना आदि। जिसमें एक क्रिया हो सिर्फ उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है उसे देख लीजिए। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपके सामने, देख लीजिए। मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ। यहाँ पे प्रत्यक्ष मालूम हो रहा है कि संयुक्त है। तो इस तरीके से हम आप तीसरे नंबर पे आते हैं, नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। ये धातुओं के नाम से बनी होती हैं, इसलिए नाम धातु कहलाती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। तो यहाँ पे हाथ धातु से हथियाना बना है, बात से बतियाना। इसी तरीके से दुख से दुखना, चिकना से चिकना आदि है उदाहरण इसमें आपको। तो संज्ञा शब्दों से बनाए कुछ नाम धातु के उदाहरण इस प्रकार हैं। उसमें आपको स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने एक नेक्स्ट स्लाइड तैयार किया जिसमें आपको समझाने के लिए। जैसे संज्ञा शब्द से जो नाम धातु कैसे बनेंगी। संज्ञा में सर्व है, शर्माना, लोभ, लुभाना, बात, बतियाना। तो ये संज्ञा शब्दों से बनाए गए थे। अब हम आपको इनके कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। और तो पहला उदाहरण है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। तो यहाँ पे देखिए, मालिक है, नौकर है और कार, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं, लेकिन क्या काम करवा रहे हैं, साफ करवाने का। इसी तरीके अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने हमें खाना खिलाया आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं, सर्वनाम शब्दों से बने नाम धातु के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, वो कैसे काम करते हैं। जैसे अपना से अपनापन, पराया से परायापन। और तीसरा नंबर पे है विशेषण शब्दों से बने नाम धातु के कुछ उदाहरण, तो उन्हें देख लीजिए। जैसे साठ, सठियाना, तोतला, तुतलाना, नरम, नरमाना, गरम, गरमाना। तो यहाँ पे ये सब शब्द जो हैं, साठ, तोतलाना, नरम, गरम, ये सब क्या है, विशेषण हैं। इनसे विशेषण धातु से क्रिया को बनाया गया है। उसके बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें एक तरीके की प्रेरणा रहती है, प्रेरणा समझ में आती है। जैसे कटवाना, यानी कटवाने का काम किसी और से हो रहा है, करवाना, बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, सुनाना इत्यादि। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी रूप हैं, दो रूप हैं इनके प्रेरणार्थक क्रिया के। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले नंबर पे हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है। कर्ता क्या करता है, प्रेरक बनकर के प्रेरणा देने का काम करता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो यहाँ पे सकर्मकता किसकी है, माँ की। माँ किसके लिए भोजन बना रही है, परिवार के लिए भोजन बना रही है। तो यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर के कार्य कर रहा है। जो सर्कस में जोकर क्या है, सर्कस में खेल दिखाता है, तो जोकर सर्कस पूरे आदमी को खेल दिखा रहा है। इसी तरीके से प्रेरणार्थक क्रिया के भी कुछ भेद हैं। ये दो भागों में बांटा गया है, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। यानी जो प्रेरक होते हैं और प्रेरित होते हैं, इनको हम अलग अलग देखेंगे। तो पहले नंबर पर हम देख लेते हैं प्रेरक कर्ता क्या होता है।
जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है या प्रेरणा देता है उसे हम प्रेरककर्ता कहते हैं। जैसे मालिक, अध्यापिका, तो इसमें मालिक दूसरे को प्रेरणा देता है, अध्यापक भी दूसरे को प्रेरणा देता है। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर पर देख लेते हैं प्रेरित कर्ता को। जो किसी और से प्रेरणा लेता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। जैसे नौकर, नौकर क्या है? मालिक से प्रेरणा लेता है अपने। छात्र, छात्र क्या है? अपने अध्यापक से प्रेरणा लेता है। तो इस तरीके से प्रेरित और प्रेरक कर्ता इसके उदाहरण थे। उसके बाद हम द्वितीय नंबर पे बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम करवाने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, वहाँ देखिए माँ ही पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही थी, लेकिन यहाँ माँ पुत्री से भोजन बनवा रही है, दूसरे को, खुद नहीं काम हो रहा है, दूसरे से काम करवा रहा है। जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, तो यहाँ जोकर नहीं दिखा रहा है कर्तव्य, सर्कस में हाथी से दिखवा रहा है। ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया थी। उसके बाद हम 5वें नंबर पे क्रिया के भेद के बारे में जिक्र करेंगे, जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे इसमें देख लीजिए, उदाहरण है, आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा। पुजारी ने नहाकर पूजा किया, तो यहाँ नहाकर जो है क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। चोर सामान चुराकर भाग गया, तो यहाँ पे चुराकर पूर्वकालिक क्रिया है। उदाहरण से स्पष्ट हो गया। अब हम बात करेंगे 6वें नंबर पे तात्कालिक क्रिया के बारे में। यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है, उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आते ही सो गया, तो यानी देखिए वह आया ही नहीं था, मतलब जैसे आया वैसे ही सो गया। शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, तो यहाँ पे देखिए जो मुख्य क्रिया है उससे पहले ही कार्य समाप्त हो जा रहा है। अब हम 7वें नंबर पे बात करेंगे जो क्रिया का रूप है कृंदक क्रिया। कृत्य प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चलता, चल से ता हो गया इसमें जोड़ के, भागता, भाग से ता जुड़ गया भागता, दौड़ से दौड़ता, हंस से हंसता आदि। 8वें नंबर पे हम देख लेते हैं क्रिया के कौन सा रूप है? यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया पूर्णकालिक होती है। जैसे वह सामान रख कर गया, तो सामान रखना और जाना दोनों क्रियाएं हैं इसमें, इसलिए यौगिक क्रिया था। 9वें नंबर पे हम देख लेते हैं सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक तो कभी एक से ज़्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती हैं, लेकिन इनमें हेर फेर करने से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह आता है तुम सोए हुए हो, वह आता है तुम सोए हुए हो। तो अब हम बात करेंगे 10 नंबर पे जो सजाती क्रिया है इसकी हम बात करेंगे। कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग से ही सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है।
अब हम लास्ट नंबर क्रिया के अंतिम 11वें भेद के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम विधि क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, यहाँ पे आज्ञा मिल रहा है ना, घर जाने के लिए ठहर जा, ठहर जा मतलब रुक जा, यहाँ पे आज्ञा मिल रही है रुकने के लिए। तो इस तरीके से जिस क्रिया से किसी भी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया और क्रिया के भेद और उनके उदाहरण का ये हमारा वीडियो था, और ये वीडियो हमारा समाप्त होता है यहीं पे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।